सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को, सखाओं को चंचल वर्मा और बुआ का नमस्कार। 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 बुआ, प्यारी बुआ हो ना तो वाकई में प्यारी लगते हो आप। ऐसा? क्या हो गया अचानक? भाई मौसम प्यारा है और बातें बड़ी प्यारी प्यारी होने वाली हैं और आप तो वैसे ही प्यारी बुआ हो। तो भाई प्यारी बुआ हैं, कभी कभी तो इस चक्कर में भी प्यारी प्यारी बातें करना पड़ जाता है, पता है, क्योंकि जब नाम वैसा हो ना तो आपको वही करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम अपनी चंचलता यहाँ दिखाने लगो। तुम्हें तो मुझे भाई जो भी कार्यक्रम में जो भी विषय है उनको बड़े प्यार से और बड़े अच्छे ढंग से जैसे हमारे साथी चाहते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। हाँ, थोड़े गाने जो हैं वो थोड़े चंचल शौक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हम आगे कार्यक्रम जब बढ़ता रहेगा सुनते रहेंगे तब पता चलेगा, है ना। तो चंचल शौक गाने होंगे तो वो नृत्य वाले ही तो होंगे और आज एक नृत्यांगना की ही बात हम करने वाले हैं। जी हाँ, सखी विशेष में डॉक्टर उमा शर्मा की हम बात करेंगे, कथक नृत्यांगना, और भी बहुत सारे विषय हैं। तकनीक से हमें वाकिफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तकनीक नहीं जाने तो कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए से लगते हैं। और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी तो एक जो चीज है हमारे हाथ में हर समय रहती है, हमारा मोबाइल। बिल्कुल तो ऐसे ही है डिजिटल बटुआ, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, डिजिटल बटुआ के बारे में हम तो बात करेंगे ही। हमारे साथियों ने शुरू भी कर दिया है, क्योंकि सबके अपने अपने अनुभव हैं और सब प्रयोग में भी ला रहे हैं। उसका जो लाभ है वो भी उठा रहे हैं, जो नुकसान है उससे भी वाकिफ हो रहे हैं। तो ये सब चीजें तो देखते ही रहेंगे, लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद ऐसा लगता है कि भाई ये सब चीजें अब हम नहीं कर सकते, ऐसा लगता है ना। बिल्कुल लगने लगता है। इसी विषय पे तो बात होगी कि ये नहीं लगना चाहिए। उम्र क्या है, एक अंक ही तो है, एक संख्या ही तो है। तो लेकिन कहीं भी अगर हमारी कुछ सीखने की या कुछ करने की बहुत जिजीविषा है, बहुत तेज इच्छा है, तो ये चीजें कहीं मायने नहीं रखती हैं। भाई ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है, ये तो बाद में पता चलेगा कि मायने रखती हैं कि नहीं रखती हैं, और अगर रखती हैं तो क्यों रखती हैं, और अगर नहीं रखती हैं, नहीं रखनी चाहिए तो वो किस तरह से किया जा सकता है, ये भी हम बात करेंगे। तो क्या करना है आज कार्यक्रम में? साथ में भाई बारिश का मौसम है, कुछ खाना पकाना, अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान भी होते रहने चाहिए। अच्छा, व्यंजन भी बताओगी? ओहो, क्या बात है। तो भाई हमारी जो साथी हैं, हम तो सिर्फ अब ये नहीं कहेंगे हमारी सखियां, क्योंकि हमारे साथी भी व्यंजन बताते भी हैं, तो जाहिर है वो भी लिखेंगे। तो कागज और कलम लेकर आप बैठ गए होंगे तो बस तैयार रहिए। लेकिन डिजिटल युग है तो हो सकता है कि आप अपने फोन के ही नोट पैड पर लिख लें। जी, तो देखते हैं और व्यंजन पकाने की बात हो रही है तो कहीं श्रोता को ये ना लगे कि हम उन्हें बहुत पका रहे हैं। पहले एक गाना सुन लेते हैं। बरसे
फुहार तो बरस ही रही है और पूरे देश भर में बारिश का माहौल बना हुआ है और ऐसे में संभलना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन हम आ जाते हैं हमारे विषय पर, थोड़ी सी नृत्य की बात हो जाए। बिल्कुल, मन मयूर नाचता है और जब बारिश होती है तो बहुत सारे मोर वैसे भी नाचते हुए दिख जाते हैं। कुछ हम लोगों के यूनिवर्सिटी में भी कुछ ऐसा ही माहौल था, क्लास चल रही होती थी और बाहर अगर बारिश हो रही है तो पता लगा कि सब लोग उधर ही देख रहे हैं क्योंकि जो है मोर नाच रहा है और वो इतना प्यारा लगता है नाचते हुए, उसके पंखों में वो बिखरते हुए रंग मन को लुभाने लगते हैं कि ना चाहते हुए नजर वहां जाती ही है। बिल्कुल। और बहुत तपन के बाद में ये बारिश मिली होती है तो नाचना तो बन ही जाता। तो उमा शर्मा कथक नृत्य शैली में सिर्फ एक लोकप्रिय नाम ही नहीं है बल्कि इस नृत्य शैली की जीवित प्रतिपादक भी हैं, कोरियोग्राफर, नृत्य निर्देशिका भी हैं, शिक्षिका हैं। ज़्यादातर पुराने शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहित करने के लिए जानी जाती हैं। नटवारी नृत्य या जैसे कहते हैं ना वृंदावन की रासलीला का एक नृत्य रूप है जो बाद में कथक में विकसित हुआ है। और रासलीला की कथक के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए से ही लगते हैं। रासलीला कथक का मूल स्वरूप रहा है, वही रासलीला जिसे लोग अक्सर इस चीज से जानते हैं कि कृष्ण जी ने इन्हें किया था और यही इस बारे में मान्यता है और इसीलिए कृष्ण के लिए ही इसे प्रस्तुत किया जाता है, ऐसी भी मान्यता है। इस रासलीला में अभिनय की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यही अभिनय शुद्ध नृत्य से ज्यादा कठिन माना जाता है इसमें। बिल्कुल, कथक नृत्य शैली मुख्य रूप से मध्य युगीन काल की भक्ति और आध्यात्मिक कृष्ण कविता और 18वीं और 19वीं शताब्दी की उच्च शिक्षित और परिष्कृत दरबारी कविता पर आधारित है जो श्रृंगार और प्रेम की भावना को दिखाती है। अब इनकी अगर हम शुरुआती जीवन की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1942 में दिल्ली शहर में और मूल रूप से जो इनका परिवार है वो धौलपुर राजस्थान का रहने वाला है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा है इनकी और उच्च शिक्षा है वो दिल्ली में ही हुई और जो नृत्य का प्रशिक्षण है शुरुआत से ही उन्होंने लिया वो दिल्ली में और ये जयपुर घराने के गुरु हीरालाल जी और गिरिवर दयाल जी से इन्होंने प्राप्त किया। और इसके बाद जयपुर घराने के ही पंडित सुंदर प्रसाद जी की शिष्या बनी जिन्होंने स्पष्ट रूप से लयबद्ध पद संचालन और उसके क्रम परिवर्तन की बारीकियां उनको सिखाएं। फिर बिरजू महाराज जी, शंभू महाराज जी को जो अभिनय कला के लिए लखनऊ घराने की कथक परंपरा के गुरु माने जाते हैं, बाद में उमा जी ने उनसे भी नृत्य शिक्षा लेकर दोनों का रचनात्मक सामंजस्य स्थापित किया। उमा शर्मा जी ने नृत्य और अभिनय की बारीकियों को सीखकर बहुत अच्छे से इसको जाना समझा और दोनों घरानों की बारीकियों को नृत्य में सहजता से बुनती गई और आगे प्रस्तुत भी करती गई। उनके नृत्य में उनकी आंखें, भौहें, हाथ, उंगलियां, इन अंगों का जो संचालन है गजब की नजाकत उसमें देखी जा सकती है और सांसों पर भी अच्छा नियंत्रण नजर आता है। वो जरूरी भी है और पारंपरिक कथक नृत्य विधा की प्रस्तुति सीखने के बाद भाई जाहिर है कि नृत्य में विविध विषयों पर नए नृत्य रूप और पूर्ण लंबाई नृत्य नाटिका की रचना की। फिर इस तरह से बहुत सारी रचनाएं करके उन्होंने कथक का जो ये साम्राज्य था उसको और व्यापक बनाया। फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे और भी प्रयोग किए। मिर्जा गालिब की गज़ल आह को चाहिए एक उम्र का असर होने तक भी, इस पर भी उन्होंने प्रदर्शन किया है। और इसके संग संग अगर तारीफ की बात करें या उनकी खासियत की बात करें शैली की, तो सहजता के साथ साथ उनकी नृत्य में सरलता भी है। नायक और नायिका के भावों को पूरी तन्मयता के साथ चित्रित करती हैं, दिखाती हैं। नृत्य प्रदर्शन में स्त्री और अन्य शक्तिशाली विषयगत सामग्री को सशक्त रूप में दिखाती हैं ये अपने नृत्य में। और जाहिर है कि एक स्त्री हैं, इसलिए स्त्री की स्थिति में एक भावनात्मक भाव भी लेकर आती हैं ये। बिल्कुल, और उनका जो कथक नृत्य है ये पारंपरिक रूप का पालन करती रही हैं क्योंकि हमने शुरू में ही बताया कि जो नटवारी नृत्य या वृंदावन की रास लीला है वही आगे चलकर एक कथक का रूप बना, तो उसका बहुत अच्छे से पालन करती हैं। कथक में लयबद्ध या अभिनय शामिल हो इसका भी पालन करती हैं और अच्छे से दिखाती हैं। और पारंपरिक नृत्य है उसमें पूरा विश्वास है इनका, बोल और भाव को देखकर उस कविता पर नृत्य रचती हैं जो कथक के दायरे में ही होता है। नृत्य के बारे में कहा जाता है कि जब वे गहरे अभिनय में जाती हैं तो परमानंद में चली जाती हैं और उसी में खो जाती हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो किनके सामने बैठी हैं, कौन उनके सामने बैठा है, वो कहाँ पर है, यानी कि पूरी तरह से उसमें डूब जाती हैं। कोई भी कलाकार जब अपनी कला में डूबता है तो कुछ ऐसी ही स्थिति उसकी हो जाती है और यही उसके सच्चे कलाकार होने की पहचान भी है। नृत्य करते समय उमा जी के जो चेहरे की भाव भंगिमाएं होती है, उनका मुख अभिनय है वो आंगिक अभिनय बेजोड़ है और इस शास्त्रीय नृत्य के रसिक उनकी कला की बहुत कदर भी करते हैं। वो मानती हैं
कि कला के पारखी ही कला को समृद्ध भी करते हैं। और उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति नृत्य सीखना चाहता है तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होने से ज़्यादा अच्छा है कि वो समर्पित हो अपने नृत्य के प्रति, और प्रदर्शन करना सिर्फ सीखना नहीं है, सीखने की जो इच्छा है ये मौजूद होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल सही बात है, तभी निखार आता है। और उमा जी जब अपने गुरुओं से नृत्य की बारीकियां सीख रही थी तब उनकी कड़ी मेहनत और ज़बरदस्त समर्पण ही था जिसने उन्हें इस मकाम पर पहुंचाया, और यही वो अपने शिष्यों से उम्मीद भी करती हैं कि वो भी ऐसा ही करें। नृत्य के लिहाज से एक शिष्य में शालीनता, अच्छी शारीरिक संरचना, मंच प्रस्तुति की समझ होना चाहिए, और वे खास तौर से गुरु शिष्य परंपरा में विश्वास करती हैं। और बहुत सारी अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों में जाके नृत्य की प्रस्तुतियां भी उन्होंने दी हैं। अपने पूरे नृत्य करियर के दौरान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न कार्यक्रमों में, समारोहों में प्रदर्शन कर चुकी हैं। इसके अलावा विदेशी संगठनों के निमंत्रण पर और सांस्कृतिक विभाग, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के प्रतिनिधि के रूप में भी सोवियत रूस, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन, बहुत सारे के अगर हम देशों के नाम लेने लगेंगे बहुत सारे कम पड़ेगी। इन सभी जगह पर वो यात्राएं कर चुकी हैं। और इसी यात्रा और उनके योगदान के लिए 1973 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की नृत्यांगना बनी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 27 जनवरी 2013 को अखिल भारतीय विक्रम परिषद काशी द्वारा सृजन मनीषी की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती बुआ। साल 2022 में श्री राम भारतीय कला केंद्र के आयोजित समारोह में सुमित्रा चरत राम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार देने की शुरुआत 2010 में हुई थी। इसका उद्देश्य श्रीमती सुमित्रा चरत राम द्वारा स्वतंत्रता के बाद के भारत में सांस्कृतिक पुनरुद्धार के अग्रदूत के रूप में किए गए विशेष योगदान का सम्मान करना है। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमा शर्मा जी की, जीवंत, बहुमुखी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नृत्यांगना, जो नृत्य जगत में प्रतिस्पर्धा करने वाला एक नाम है। और बुआ, बातें करते करते अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद हम हाजिर हैं। हम बात कर रहे थे डॉक्टर उमा शर्मा की, जो कि नृत्यांगना है। और एक थिरकता हुआ अगर गीत ना सुना तो फिर नृत्य की बात तो अधूरी ही रह जाएगी। बिल्कुल। नंदन बन छुम छनन तछुम तछुम तत्गति सिधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था। खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी। मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी, मैं हारी जा जारी।
ये देखा शोक चंचल एकदम खिलखिलाता मुस्कुराता नाचता हुआ गाना था। चंचल, तुम्हारे चेहरे से जो ना सारा जो है भाव दिख रहा है, और ऐसे जब हाव भाव में हम कहीं खो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ पाते भी हैं, आनंद पाते हैं, और कभी कभी पैसे वैसे गायब भी हो जाते हैं ऐसे में। बिल्कुल, बहुत सारे बदलाव क्योंकि आए हैं। जब तकनीकें बदलती हैं तो बदलाव भी आते हैं, और बदलाव परिवर्तन का शाश्वत नियम है ना बुआ। इसी तरह सदियां बदली, 20वीं से 21वीं सदी की ओर जब हम आगे बढ़ रहे थे, सारी चीजें बदल रही थी, तो बैंक भी आधुनिक हो रहे थे। नई नई सुविधाओं और तकनीक से हमारा परिचय हो रहा था। बैंकों में पैसे निकालने के लिए 24 घंटे काम करने वाली मशीनें भी लग रही थी। इन मशीनों को हम कहते हैं एटीएम, यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसी नाम से सब लोग जानते हैं। और ये मशीनें पैसे निकालने या इन्हें चलाने के लिए हमें एक कार्ड दिया गया। इसके लिए एक पिन नंबर होता है जिसे हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। बिल्कुल, और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो यही है कि ये जो पर्सनल आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो किसी के साथ भी साझा ना करें। ये सिर्फ इसका जो फुल फॉर्म बताया है अभी ना चंचल बिटिया ने, बस उसे याद कर लीजिए, और है ना, तो पिन जिसे कहते हैं हम, PIN, फूकना नहीं है उसे, बिल्कुल नहीं फूकना है। PIN जिसको कहते हैं उसका फुल फॉर्म यही है, उसका मतलब यही है। लेकिन एक सुविधा तो हो गई है ना, पहले हम कितनी लाइन में लगते थे, अब हमें बैंक जाना ही नहीं पड़ता है। पैसे निकालने के लिए, जमा करने के लिए, कुछ खरीदारी करनी है तो भी ऐसा नहीं होता अरे जाओ भैया बैंक से पैसे लेकर आओ, और वो भी उसकी समय सीमा निर्धारित होती थी, भाई 10 बजे जब बैंक खुलेगा तब जाइए, लंच के पहले जाइए, लंच के थोड़ी देर बाद तक ही उनकी जो है ना आम जनता से वो संपर्क रखते थे, उसके बाद वो भी सुविधा खत्म हो जाती थी। और डिजिटल बटुआ आने से ये भी समस्या खत्म हो गई, आपको एटीएम तक भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में एक डिजिटल बटुआ है जो अब मोबाइल से भी चल जाता है, उसी से आप सारा लेन देन कर लेते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास कार्ड्स हैं। पहला है साधारण एटीएम कार्ड जिसकी सबसे पहले तुमने चर्चा की, और नगद हम निकालते हैं। दूसरा है डेबिट कार्ड जिससे के जरिए हम पैसे निकाल सकते हैं, जमा करते हैं। इसके साथ साथ हम खरीदारी भी कर लेते हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, दोनों तरह की खरीदारी करते हैं। दुकान में जाकर भी खरीदते हैं, और घर बैठे बैठे 4-5 बटन दबाया, इधर उधर किया, और सामान घर पर एक आध हफ्ते में आ गया। और एक ऐसा ही कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड, जिसमें हमें बैंक एक निर्धारित समय के लिए कुछ राशि या खरीदारी करने की सुविधा देती है। और निर्धारित समय में अगर हमने ये भुगतान नहीं किया तो भारी ब्याज के साथ फिर हमें भुगतान करना पड़ता है उस निर्धारित अवधि के बाद में। और इसके बाद अब जो नई तकनीक बहुत ज्यादा चलन में आ रही है, जिसे हम डिजिटल वॉलेट, ई वॉलेट के नाम से जानते हैं, यहाँ इस बटुए में हम बैंक के खाते से पैसे निकालकर इसमें हमें डालने होते थे, फिर भुगतान किया जाता। लेकिन इसमें एक समस्या वो ये आती थी कि पहले खाते से पैसे निकालो, फिर इस डिजिटल वॉलेट में डालो। लेकिन इसका जब स्वरूप थोड़ा बदला तो हमारा जो डेबिट कार्ड है या सीधा हमारा बैंक खाते से इसको जोड़ दिया गया, जिसे हम अब डिजिटल बटुए से सीधे ही खरीदारी या लेनदेन कुछ भी कर सकते हैं। एकदम सीधे सीधे ऐसे चला जाता है सर्र से, और उसी चक्कर में जो सर्र से जब जाता है तो जब हमारे जो फ्रॉड भी होते हैं, जो जिसको कहते हैं अपराध जो करते हैं लोग, तो उसमें ऐसे ही सर्र से चला भी जाता है। बस 3 अपने अंक डाले उसमें और सारा यहाँ पर साफ हो गया, मतलब सारा झाड़ू पोछा एक संग हो जाता है। ये जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो साइबर क्राइम, ऑनलाइन क्राइम ये भी बहुत बढ़ रहे हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत तो है। भाई देखो ऐसा है ना कि बहुत सारे हमारे साथी अपनी अपनी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे साथी बता रहे हैं डिजिटल बटुआ जब से चलन में आया है, मैनुअल बटुआ का महत्व कुछ तो घटा है, पर किसी इमरजेंसी में जब डिजिटल बटुआ किसी तकनीकी खराबी के कारण असमर्थ हो जाता है, या फिर आपके पास तो डिजिटल है लेकिन सामने वाले के पास नहीं है, तब क्या करेंगे? तो ऑनलाइन लेन देन नहीं कर सकता, तब फिर मैनुअल बटुआ ही काम आता है। डिजिटल बटुए में जहां बहुत सारी सुविधाएं हैं तो वहीं पर जरा सी असावधानी आपको किसी बड़े नुकसान की तरफ ले जा सकती है, इसलिए हमेशा इसके भरोसे बाहर सफर न करें, मैनुअल बटुआ को रखें। छोटी छोटी जरूरतों के लिए मैनुअल बटुआ ही उपयोग करना मेरे लिए सुविधाजनक लगता है। बिल्कुल सही बात है। ये भी हो सकता है कि आपके पास मोबाइल भी सही चल रहा है लेकिन उसकी बैटरी अगर डाउन हो गई, किसी भी मुसीबत में आप फंस सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो मैनुअली आपके पास में रकम का होना, या नेट काम नहीं कर रहा है, कहीं ऐसी जगह आप हैं तब। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि डिजिटल बटुआ होने से बड़ा फायदा हुआ, पॉकेट की सलामती का जी बिल्कुल नगदी का जोखिम साथ में लेकर जाना नहीं पड़ता। बाहर या गांव कहीं भी जाओ सब जगह एहसास एक जैसा ही होता है, पॉकेट का वजन बहुत ही कम हो गया है, सिर्फ एक ही वजन साथ में काफी है, वो है मोबाइल का। बैंक में वजन का मतलब है कि बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। बात बिल्कुल सही है। और हम जब अब
घर से जब निकलते हैं ना, तो चंचल बिटिया एक बार ये लगता है कि पर्स भले ही ना हो लेकिन हमारा फ़ोन हमारे हाथ में ज़रूर रहना चाहिए। इससे हमारे बहुत सारे काम जुड़े हैं, जैसे नंबर हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो सुविधा भी है। और हाथ में अगर मोबाइल है तो हम गीत भी सुन लेते हैं बड़े आराम से। चलिए बिल्कुल एक गीत सुनेंगे और बातों को फिर आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो बात हो रही थी बुआ डिजिटल बटुए की, और तो बच्चे तो जिद करते हैं, बाजार जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए। इसी को लेकर हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चे मिठाई खाने या बाजार से अपने लिए जब भी उन्हें कुछ खरीदने के लिए आराम से पहले चले जाते थे, जब से बड़े हुए घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, तो अपनी मम्मी को घर की सामग्री में मोबाइल से बड़े दुकानों में ऑर्डर देकर भी अपना जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो मंगा लेते हैं, चाहे वो चॉकलेट हो या खिलौने हो। और खेलने वाले सामानों के खरीदने के लिए भी मम्मी से डिजिटल बटुए से ही मंगाने के लिए अब वो जिद करने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बच्चे अब ये नहीं कहते कि बाजार चलो, बल्कि कहते हैं या हमें कपड़े चाहिए, चलो चलो बाजार। वो जिद नहीं करते, कहते हैं ऑर्डर करो ना, मंगवा लो ना। हाँ। अब चलो बाजार खरीद कर लाओ या खरीद देना मेरे लिए, तो वो बात ही खत्म हो गई, ऑर्डर दो कहते हैं बच्चे सीधे। तो ये बात धीरे धीरे जैसे ना कहते हैं बोलचाल में भाषाएं भी बदल जाती है, बोलचाल में चीज़ों का प्रचलन अलग हो जाता है, शब्द बदल जाते हैं। ऐसे ही लिख रहे हैं हमारे साथी कि आजकल खूब चला है डिजिटल बटुआ। हम जैसे पुराने लोग इसका उपयोग कुछ कम ही करते होंगे, पर बच्चे इसका खूब लाभ उठाते हैं। वैसे नकद में खरीदारी करने से कुछ दर्द हो भी सकता है खर्च करने पर डिजिटल में तो पैसे का दर्द ही खत्म हो गया है, और जब मन करे चीज़ मंगा ली जाती है, और सावधानी हो तब ठीक है, वरना कितने अकाउंट भी खाली हो जाते हैं। तो बात तो सही है आपकी, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और इसीलिए हमारे एक साथी ने लिखा है कि डिजिटल वॉलेट का बड़ा फायदा है, ये हमारे छोटे मोटे लेन देन के हिसाब किताब
बनाए रखने में हमारी मदद करता है, क्योंकि अलग से अब हमें कोई रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। जब भी हम कोई भुगतान करते हैं तो बैंक के द्वारा हमें एक संदेश प्राप्त होता है, और वहीं अब एक जो पूरा जो भी हमारा अकाउंट से लेन-देन हो रहा है, वो पूरा खाता हमें भी उसकी भी हम ऑनलाइन डिटेल मंगा सकते हैं। उसके लिए भी बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन ये जो है, आप अगर बैंक का आपके पास ऐप है तो उसमें आप ये सारे डिटेल ले लेंगे, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि हमने खरीदारी की और हर बार संदेश आए आपके पास, ये ज़रूरी नहीं है। तो इस बारे में थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिए। ये निश्चिंत आप ना रहें कि हमने खरीदारी की है तो संदेश आएगा ही, क्योंकि अक्सर संदेश नहीं आता है। इस पर बैंक अभी ये कहते हैं कि उस समय हमारे नेटवर्क में दिक्कत थी या आपके नेटवर्क में दिक्कत रही होगी, तो वो धोखा आपको हो सकता है। तो इस बारे में आप सावधान रहें कृपया। और अब लेते हैं एक अंतराल। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं। कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। जी हाँ, और बहुत सारे लोग बहुत सारी सावधानियों की बात करते हैं। जैसे तुम अभी बता रही थी कुछ ना, कि क्या लिमिट कैसे सेट कर देना चाहिए। क्या होता है, बैंक में हमारे भले ही कितना सारा पैसा हो, लेकिन अगर हम बिना लिमिट के खरीदारी करते रहेंगे तो कई बार हमें ध्यान ही नहीं रहता। पता लगा हमने 50,000, 60,000 या लाखों में भी हमने खरीदारी कर ली। इसलिए एक सुविधा दी गई है कि इसमें आप अपनी एक जो भी सीमा है वो रकम की निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि एक दिन में आप जितना लेन देन करना है, जो खरीदारी आपको करनी है, आपने वो 20,000, 25,000, 50,000 जो भी है अपने हिसाब से आप उसे तय कर सकते हैं, और एक दिन की वो तय सीमा होती है। उससे ज्यादा खरीदना हो तो आप नहीं खरीद सकते हैं। आपको पता है कि आपने अगर अपनी सीमा 30,000 की तय की है, तो जो भी आपको सामान खरीदना है वो 30,000 के अंदर ही होना चाहिए। तो ऐसी दिक्कत भी हो जाती है, अगर आपको कभी ज्यादा जरूरत पड़ी तब दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए आप पहले से तैयार रहिए। अगर आपको जरूरत है तो आप एटीएम आदि से निकाल कर बाकी कैश दीजिए, और इस तरह से तैयारी रखिए। लेकिन हाँ, ये जो कुछ कुछ दिक्कतें जो है उसके बारे में हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि कभी कभी खरीदी पर भारी पड़ जाता है ये डिजिटल बटुआ। भाई इनके मूड को खराब कर दिया। ऐसे इन्होंने लिखा है, 2 महीने पहले की बात है, बेटी आई हुई थी, हम लोग मॉल गए थे, वहां हमने अच्छी खासी खरीदी कर ली। जब बिल बनने का समय आया तो बोले कैश दीजिए, डिजिटल बंद है। किसी कारण से अब हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि हम भी मोबाइल के भरोसे ही गए थे। तो फिर बहुत बुरा लगा, क्योंकि पसंद किया हुआ सब कुछ जो सामान था वो वहीं छोड़ना पड़ा। तो भाई ये तो वाकई बहुत गड़बड़ बात हो जाती है, क्योंकि आपने उतना जो समय उसमें लगाया, अपना श्रम लगाया, बहुत ज़्यादा वो महंगा था, है ना, समय तो कीमती समय आपने जो लगाया था, उसके बाद तो दिक्कत हो जाती है जब ऐसे ना हो तो। बुआ बिल्कुल यही एक बार मेरे साथ भी हो चुका है। इसीलिए अब मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो थोड़ा बहुत हमेशा पर्स में नकद रकम लेकर ही चलती हूँ। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि बहुत सारा सामान घर का ले लिया, उस दिन ना एटीएम कार्ड चला, ना हमारा जो डिजिटल बटुआ है उसने कोई काम दिया, तो बड़ा परेशान हुए थे हम भी। सारा सामान जो हमने इतनी देर तक बटोरा था वो वहीं छोड़कर हमें आना पड़ा। और ये बहुत चलन में भी आ रहा है, साथ साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर सुधार भी किए जा रहे हैं। ये बहुत तेज भुगतान है, आसान भी है, इसीलिए इसको बहुत प्राथमिकता मिल रही है। लेकिन सचेत रहकर, सावधान रहकर इन सुविधाओं का इस्तेमाल अगर हम करते रहे तो जो खतरे हैं उनसे बचते रहे। इसके लिए ये आप कर सकते हैं कि अभी अधिकतर लोगों के 1-2 बैंक में और अकाउंट होते हैं, तो जो अकाउंट आपने उससे लिंक किया है उसमें कम से कम पैसा रखें। जितना, जैसे अभी सीमा वाली बात तुमने कही, उतना ही रखें या उससे थोड़ा सा और ज्यादा रख लें। तो मतलब अगर किसी तरह से कुछ दुर्घटना होती भी है तो आपका उतना ही पैसा जाएगा, तो उतने बच सकते हैं आप। तो बचने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं, फिलहाल हम बचते हैं बोलने से, है ना।
तो भाई देखो, ऐसा है कि बहुत सारे अनुभव हमारे साथियों ने साझा किया। वैसे कह रहे हैं कि कोरोना के बाद ये कुछ ज़्यादा ही चलन में आ गया है। सारे काम अच्छा है कि उंगलियों के इशारे से हो जाते हैं, खुशी भी है, लेकिन अनुभव यही कहता है कि हमें अपने पास कुछ पैसा ज़रूर रखना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि रिश्तेदार का फ़ोन गायब हो गया, तो पास में एक पैसा नहीं। बाद में एक बड़े दुकान में जाकर उन्होंने उनसे मदद मांगी, किसी तरह अपने घर में फ़ोन करवाया, वहाँ से पड़ोसी का लड़का उन्हें आकर ले गया, तब जाकर उन्होंने अपने फ़ोन का कंप्लेंट लिखवाया, फ़ोन गायब हो गया था। तो भाई इस तरीके की बातें हो जाती हैं। और बिल्कुल कोरोना काल में जब कहीं भी घर से बाहर निकलना नहीं हो पा रहा था, कहीं हम लोग रकम लेने देने में भी डरते थे, क्योंकि उस पैसे को हाथ लगाने से डर लगता था। बिल्कुल। तो यही डिजिटल बटुआ बहुत काम आया था। और वो लोग जो इस चीज से हमेशा भागते रहे कि नहीं, हमें तकनीक नहीं सीखनी है, उन्हें भी सीखनी पड़ी। और बस इसी तरह से कह सकते हैं कि हर उम्र का पड़ाव ऐसा होता है तो जो सीखते रहने का काम है। और जन्म से लेकर जीवन के अंतिम समय तक हम हर पड़ाव पर कुछ ना कुछ सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, और सीखना हमारी ज़रूरत भी है बुआ। वैसे लेकिन एक उम्र के बाद जाहिर है कि जब शरीर अशक्त होने लगता है तो दिल यही कहता है कि अब हम क्या करेंगे, है ना। जैसे हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि वैसे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे सभी अंगों पर असर उम्र का पड़ता है। वैसे मुझे तो स्वास्थ्य में कुछ ज़्यादा बदलाव मेरे में नहीं आया है। मुझे पहले 2 वर्ष गले में खराश रहता था, लेकिन अब मुझे सर्दी जुकाम की शिकायत एकदम नहीं होती है। तो बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने ध्यान दिया होगा ना कि ये हो रहा है तो हम इसको कैसे रोकें, या जो भी प्राकृतिक जो उपचार होंगे, जो उपाय होंगे वो कर रहे होंगे आप। तो अच्छी बात है। और ये उम्र है, ये तो बढ़ेगी ही, जब तक जीवन डोर है ये बढ़ती रहेगी। और इस उम्र को जीना कैसे है, ये अपनी समझ, अपनी दृष्टिकोण और अपने विवेक पर बुआ निर्भर करता है। और जब तक जीवन समझ पूर्वक हम नहीं जिएंगे, यही कहा जाएगा कि उम्र तो 100 साल की पाई लेकिन जिए फिर भी नहीं। बात बिल्कुल सही है। यही तो हम कह रहे हैं ना कि एक एक पल में आपने कितनी जिंदगी जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, न कि आपकी जिंदगी में कितने पल हैं, कितने घंटे हैं, कितने वर्ष हैं। इसी तरह से बहुत सारी बातें जैसे साथी लिख रहे हैं। तो इन्होंने लिखा है, कुछ उम्र के आखिरी पड़ाव पर जाने वाले लोगों से हमने सुना है कि अभी हम डूबता सूरज हैं, हमने पढ़ के, खेल के और बाकी कामों से क्या लेना है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी मिसाल हैं और उनके हौसले बुलंद हैं, जो अभी भी खेलते हैं और मेडल लेते हैं और नामुमकिन को मुमकिन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। और ऐसे लोग वाकई में हाँ, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। हमारी एक साथी लिखती हैं कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो एक उम्र के बाद हार मानने लगती हैं, 35-40 के बाद जीवन में उम्मीदों को खोने लगती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए भारत में कई महिलाएं ऐसी हैं जो उदाहरण के रूप में उनके सामने आती हैं। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने उम्र को महज एक संख्या या एक नंबर बता दिया और संपूर्ण विश्व को ये बता दिया कि किसी भी उम्र में यदि ठान लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। और आगे लिखती हैं कि अपने उम्र दराज होते हुए कहते हुए लोगों को सुना होगा कि अब हमारी उम्र हो गई है, नाचना, घूमना, दौड़ना, पढ़ाई करना ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इस भ्रम को तोड़कर प्रेरणा की नई इबारत लिख रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो इबारत आप बाकी लोगों के लिए ना लिखें, लेकिन अपनी जिंदगी तो जी ही लीजिए, है कि नहीं। किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये लिखा है कि ये वाक्यांश किसी व्यक्ति की उम्र की तुलना उसके शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य से करता है। एक व्यक्ति 90 वर्ष का हो सकता है लेकिन बहुत स्वस्थ हो सकता है। कोई व्यक्ति 90 वर्ष का हो सकता है लेकिन मानसिक रूप से बहुत सतर्क रहे। उसकी तुलना 40 साल के व्यक्ति से करें जो शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है या एक बूढ़े व्यक्ति की तरह सोचता है। किसी व्यक्ति की उम्र नहीं बल्कि उसकी शारीरिक मानसिक क्षमता महत्वपूर्ण होती है। इसलिए कहते हैं एज इज जस्ट अ नंबर। बिल्कुल सही बात है। और एक गुजराती कहावत इसके बारे में कही गई है, उसको लिखते हुए हमारे साथी ने लिखा है कि उम्र एक अंक है, उसमें एक में 9 साल तक है, तब तक हम मासूम कहलाते हैं। बाद में एक एक अंक बढ़ते हैं, मतलब एक उम्र अंक जब तक रहता है ना, 1 से लेकर 9 तक, तब की बात कर रहे हैं। जब एक अंक उसमें बढ़ जाता है, 2 अंक आने लगते हैं, तो 12वें साल पर बुद्धि आने लगती है, 16वें साल से शान मतलब समझ आने लगती है। इसी बात पर गुजराती में एक मुहावरा कह सकते हैं, कहावत कह सकते हैं, वो कुछ इस तरह से है कि 12 बुद्धि 16 शान, आवी तो आवी नहीं तर गई। तो भाई आएगी तो आएगी, नहीं तो चली गई समझ लो। तो ऐसे ही मान के चलिए कि जितना है सब बहुत अच्छा है, ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं 1-2 दिन पहले ही कार्यक्रम में कि भाई वर्तमान में रहिए, जो जैसा आपको दिख रहा है उसके मज़े लीजिए,
और हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि हो सकता है आप 40 वर्ष की उम्र में ही बड़े बुढ़ों जैसी बात कर रहे हों कि अरे अब क्या कर सकते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल है, या हम तो नहीं जा सकते, है ना। तो इस तरीके की बातें होती हैं, और अधिकतर जो बातें हम बुजुर्गों के लिए कहते हैं कि वो करते हैं, तो वो आप किसी भी उम्र में अगर करते हैं तो वो ठीक नहीं है ना। और इस आपाधापी भरे जीवन में बहुत तनावपूर्ण तरीके से हम जीने लगते हैं, और जब तनावपूर्ण तरीके से जीते हैं तो बहुत सारे रोग हमारे शरीर में अपना घर बनाने लगते हैं, और कह सकते हैं कि अकारण मृत्यु की वजह जो हम देख रहे हैं इन दिनों, उसकी वजह भी बन जाते हैं। तो शरीर की मृत्यु उसी दिन हो जाती है जिस दिन आप हार मान लेते हैं, लेकिन आपके अंदर उत्साह, ललक, उम्मीदें हैं, तो आप जब तक आपका अंतिम समय नहीं आया तब तक आप बहुत जिंदा दिली से हर पल को जी सकते हैं। जी हाँ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी सीखने की ललक आप जगाए रखिए, और इसके संग संग सपने ज़रूर देखते रहिए, और उसको पूरा करने की जो है ना चाहत के पीछे भागते रहिए। और कहीं ना कहीं जब हमारे कानों में मीठा संगीत घुलता है वो भी बड़ी राहत देता है। बिल्कुल। फिसल कर वक्त के फर्श पर उम्र ढल जाती है, कई बार बिना जिए भी जिंदगी गुजर जाती है। क्या बात है, यानी कि पहले ये सुन लो बुआ कि ये मैंने नहीं कहा। अच्छा, ये हमारे एक श्रोता ने लिखकर कही है बात, जो बड़ी उम्दा है। यही तो हम कह रहे हैं भाई, वैसे है ये तो वर्ड फेमस है ना कि हमारे श्रोता जो है वो बहुत लाजवाब बातें करते हैं। लेकिन एक बात हम तुमसे पूछना चाहते हैं, ये बताओ कि 1 से 100 तक गिनती जब गिनती हो तो कहीं थकती हो क्या? बिल्कुल नहीं।
नहीं ना, बिना रुके हम तो 100 तक गिनती गिन देते हैं। हाँ, अभी नहीं, अभी मैं शुरू कर देना तो पता लगा कि नहीं बुआ हम सुना दे रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, यही हमारे साथी लिख रहे हैं कि उम्र मात्र एक अंक है। कहते हैं कि आदमी तन से नहीं मन से जल्दी बूढ़ा होता है। ये बात 16 आने सच है। जब 1 से 100 तक गिनती गिनने में बोरियत नहीं होती तो उम्र बढ़ने पर क्यों बोर होना। उम्र तो बढ़नी ही है, इससे खुश रहकर अपने आप को सामाजिक काम में लगाकर उम्र को अपने पर हावी होने मत दीजिए। याद है इन्होंने लिखा है कि 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान। हाँ। तो भाई इस तरीके की चीज़ों को याद रखिए। और बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि बस ये याद रखिए कि जब 100 तक गिनती आप एक फर्राटे में बोल लेते हैं तो फिर क्यों 60 या 70 या 50 के बाद थकने लगना। और इसके लिए थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखने के लिए अपने खान पान पर ध्यान दे सकते हैं, या आप नियमित रूप से अगर व्यायाम करते हैं तो ये भी आपको स्वस्थ बनाकर रखेगा। हाँ, तुम अच्छा किया तुमने वैसे बदल दिया बात अपनी। नहीं तो अभी खान पान कर बताओगी और तली भुनी चीज बताओगी। और इसीलिए तुमने कह दिया कि व्यायाम कर लें। तो ठीक है, हम जो बता रहे हैं वो खाइए भी, उसके बाद व्यायाम थोड़ा सा कर लीजिएगा, है ना। तो बुआ हम बताते हैं कच्चे केले की सब्जी बनाना। हाँ, देखा बताया ना, सब्जी बताओगी। बारिश में बहुत जब ऐसा लगता है कि सब्जियां ज्यादा नहीं आ रही हैं, सब्जियां पत्तेदार सब्जियां तो वैसे भी नहीं खाई जाती क्योंकि वो बड़ी जल्दी गल जाती हैं, सड़ जाती हैं। खाना भी नहीं चाहिए। सावन साग न भादो दही, ये सब कहावतें हैं और सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो कच्चे केले की सब्जी कैसे बनानी है इसके बारे में बताते हैं। इसके लिए कच्चे लेने हैं 300 ग्राम, यानी कि आप 3 केले ले लीजिए। टमाटर लेने हैं 2 से 3 या फिर 200 ग्राम। हरी मिर्च 2 या 3 या फिर अपने स्वाद के अनुसार। अदरक 1 इंच का टुकड़ा। फ्रेश क्रीम या फिर मलाई ले लीजिए आधा छोटी कटोरी। तेल ले लीजिए 1.5 चम्मच। हींग लेना है 1 पिंच। जीरा 1/4 चम्मच। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच। गरम मसाला 1/4 चम्मच। हरा धनिया 1 चम्मच। अब ये जो भी सामग्री हमने बताई, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम ज्यादा आप कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब इसे बनाना कैसे है कि केले के जो डंठल हैं उनको दोनों तरफ से काट लीजिए और माइक्रोवेव में भून लीजिए। अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप कुकर में 1 गिलास पानी डालकर 2 सीटी आने तक इनको उबाल लीजिए। हाँ। अब भुने हुए या फिर उबले हुए जो भी केले आपके पास हैं, इनके आधे इंच के मोटे टुकड़े काट लें। टमाटर, हरी मिर्च, अदरक सबको बारीक पीस कर एक पेस्ट जैसा बना लीजिए। कढ़ाई में तेल डालकर गर्म करें। हींग और जीरा डालकर चटकने दें। फिर जब बाद में हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर डालकर थोड़ा सा चला लें। जब ये मसाले भून जाएं तो टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का जो पेस्ट हमने बनाया है उसे भी भून लें। जब ये पेस्ट भून जाएगा तो जो मलाई हमने ली है वो, या फिर अगर मलाई नहीं है तो थोड़ा दही भी डाल सकते हैं उसकी जगह पर, और वो डालकर भून लें। और तब तक भूनना है जब तक कि मसाला और तेल उससे अलग ना हो जाए। हाँ। इसके बाद इसमें जो हमारे उबले या भुने हुए केले हैं वो डाल दें। उसके बाद 2-3 मिनट तक फिर से भून लें। और फिर जितना आपको पतला या गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आप पानी मिलाइए, थोड़ी देर उबाल लीजिए और कच्चे केले की सब्जी तैयार है। बाद में थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला डाल लीजिए, सूखा धनिया पाउडर या आप जैसा मसाला पसंद करते हो वो आप ले लीजिए। लेकिन ये जो है ना, ऐसे ही कच्चे केले का आप उबाल कर इसको मैश करके अच्छी तरीके से उसमें सूखा धनिया पाउडर, नमक, थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के उसकी टिक्की भी आप बना सकते हैं तवे पर। वो भी बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छी बनती है। बारिश में ऐसी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं वो। अब मतलब तुम बता रही थी तो ठीक था, अब हमने बताया तो तुमने कहा अच्छा बुआ तो ये भी देंगी आप, चलो ठीक है। लेकिन भाई देखो जो है ना, हम लोग पात्रा जो होता है 5 अरवी की पत्तियां ले लें और बैटर बनाने के लिए चाहिए हमें 150 ग्राम करीब बेसन, 100 ग्राम इमली का गूदा, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हींग चाहिए, आधा चम्मच जीरा चाहिए, आधा चम्मच शक्कर चाहिए और 1 चम्मच तेल। स्वाद के हिसाब से नमक ले लीजिए, उसका अंदाज आपको बखूबी है। तड़का लगाने के लिए 3 चम्मच तेल चाहिए, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच दरदरा कुटा धनिया का जो बीज होता है वो, आधा कटोरी घिसा हुआ नारियल आप चाहें तो डालें, नहीं तो ना डालें तो भी चलेगा। अरबी के पत्तों को जो है ना पहले साफ कर लीजिए, फिर डंठल को काट कर हटा दीजिए। सारी सामग्री को मिक्स करके गाढ़ा बैटर थोड़ा तैयार करना होगा क्योंकि इसको आपको पत्ते पर लगाना है। तो कर लीजिए तैयार। फिर किसी प्लेन स्थान पर अरबी की जो पत्तियां हैं उनको रख लीजिए फैलाकर। ऊपर से तैयार किए हुए बैटर की पतली सी लेयर लगा दीजिए और उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से दूसरी पत्ती रख दीजिए। ऐसे ही सारा बैटर बाकी की पत्तियों को लेकर एक के ऊपर लगाकर रख दीजिए और किनारों से पत्तियों को मोड़े और लंबाई में एकदम टाइट रोल करें, है ना। लंबा थोड़ा सा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन खूब टाइट रोल करें उसको। और फिर आधे इंच के लिए, फिर आधे घंटे के लिए इसको भाप में पका लीजिए। और जब ठंडा होने के बाद करीब 1 सेंटीमीटर मोटा टुकड़ा, या थोड़ा आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर ठीक रहता है, मोटे टुकड़ों में उसको
उसको काट लें, रोल जैसा होता है, तो अच्छा लगेगा। और एक पैन में फिर तेल गरम कर लें। ये जो रोल हैं उसमें फिर उसको आप अलग रख लें। पैन में जो तेल गरम किया है उसमें राई डाल लें। चटकने लगे तो इसमें तिल, सफ़ेद तिल, ताज़ा हरा धनिया और कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल लें और इस तड़के को रोल के ऊपर डाल लें। पात्रा बनकर तैयार है। इसको बहुत सारी जगह रिक्वच कहते हैं और पात्रा तो जानते ही हैं सब लोग। और बहुत सारी जगह इसको तलकर खाया जाता है। यहाँ जैसे हमने इसको एक थोड़े से तेल में फ्राई किया, ऐसे बहुत सारे लोग पूरा डीप फ्राई करके भी खाते हैं, या फिर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। ना तो आप तलिए, ना तो आप इसको फ्राई करिए, ग्रेवी बनाकर इसकी सब्जी भी बनाकर लो। हाँ, ये जो आपने पहले भाप लगा के रखा था उसको ग्रेवी में डाल सकते हैं आप, है ना? बिल्कुल, ये सारी चीजें ऐसी है ना कि चाय साथ में हो और ये हो तो बस मजा। हाँ, लेकिन रसेदार नहीं हो, तब सूखा सूखा चाहिए। अब एक मीठा मीठा गाना, मीठा मीठा गीत। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। कार्यक्रम से लेते हैं विदा चंचल वर्मा और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।